Good morning, all of you. Good morning, BSc B.Ed फर्स्ट ईयर एंड BSc थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर आपका 11 शुरू हो चुका है आज का। तो जिन्होंने 9th नंबर लेक्चर और 10th नंबर लेक्चर नहीं लगाया वो लेक्चर को अटेंड करो बच्चों, क्योंकि उसमें वेपर प्रेशर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। और वेपर प्रेशर जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेपर प्रेशर समझ में नहीं आया तो आपको राउट लॉ समझ में नहीं आएगा। राउट लॉ समझ में नहीं आया तो आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करने के लिए ये बातें करनी पड़ेंगी। आज हमारा टॉपिक है राउट लॉ। राउट लॉ की डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको समझते हैं कि ये राउट लॉ है क्या चीज़। आपको पता है कि मैंने क्या लिया। एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। मैंने टू कंपोनेंट ले लिए। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है ना, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट ए ले लिया और एक बी ले लिया, है ना। ये देखो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म, और दोनों के दोनों वॉलेटाइल नेचर के हैं। बच्चों वॉलेटाइल का मतलब पता क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है कि दोनों के दोनों वाष्प बना सकते हैं, वेपर बना सकते हैं। ठीक है। अब ए को मैंने गर्म करना शुरू किया, इसकी भी वेपर बनेगी। बी को मैंने गर्म करना शुरू किया, इसकी भी वेपर बनेगी, और दोनों की वेपर बन जाएगी, है ना। अब मैंने क्या किया कि ए की वेपर बन रही है तो ए की वेपर्स के द्वारा क्या हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है। वेपराइजेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन भी हो रहा है। कंडेंसेशन और वेपराइजेशन जब बराबर आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, उस टाइम जो प्रेशर लगेगा लिक्विड की सरफेस पे वेपर के द्वारा, बाय वेपर, उसको बोलेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज नोन एज वेपर प्रेशर, है ना। तो वेपर प्रेशर ए का कुछ और होगा, बी का कुछ और होगा। इतना पता है कि ए का वेपर प्रेशर जो है वो ए के कारण है। ए की जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ए का जितनी मात्रा है पदार्थ की, द्रव्य की, लिक्विड की, उसके कारण जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो वेपर प्रेशर है। बी की जितनी अमाउंट है उसके कारण हो रहा है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने दोनों को इंटरमिक्स कर दिया। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो वेपर प्रेशर यहां पर जो एग्जर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, द्रव्य की सतह पर जो वाष्प दाब जो आएगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होंगे? ये बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन होंगे। बिल्कुल शाबाश, ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। तो ए के द्वारा कितना लगा वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट हमें नहीं पता। वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी कंपोनेंट हमें नहीं पता। वेपर प्रेशर ए और प्लस बी दोनों का मिलाकर के कितना आया, टोटल कितना आया, हमें नहीं पता। इसको कैलकुलेट कैसे करें? इसके लिए राउट लॉ आया कि हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, कि हमें बी घटक का वाष्प दाब निकालना है, कैसे निकालें, ए घटक का वाष्प निकालना कैसे निकालें। हमें पहले तो आता था निकालना, पहले तो हमें निकालना आता था कि हमें ए दे दिया, प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर फॉर्म में ए पड़ा है। ए को हमने गर्म किया, मैनोमीटर लगाया, वेपर प्रेशर काउंट कर लिया। बी को हमने क्या किया? गर्म किया, और हमने वेपर प्रेशर मैनोमीटर की हेल्प से काउंट कर लिया। आपको मैंने बताया था कि मैनोमीटर जो होता है वो वाष्प दाब मापने में काम आता है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से आपने काउंट कर लिया ए का, बी का, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन जैसे ही मैंने इंटरमिक्स किया तो वेपर प्रेशर तो आ गया मेरे पास टोटल कितना आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक का योगदान कितना है, कि एक कितना रिस्पॉन्सिबल है इसके वेपर प्रेशर के लिए। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 100 ATM आ गया, वेपर प्रेशर 100 ATM आ गया। अगर हम बात करें 100 ATM, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि 100 ATM प्रेशर जो सॉल्यूशन का आया है, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो दो कंपोनेंट से मिलकर के किया है, दोनों के दोनों कंपोनेंट बच्चों वोलेटाइल है, बार बार बोल रहा हूं, वाष्पशील है, जिनमें वाष्प बनाने की प्रवृत्ति होती है, वो होता है वोलेटाइल नेचर का, है ना। जिसकी भाप बन सकती है, जिसकी वाष्प बन सकती है, जिसकी वेपर बन सकती है, वो होते हैं वोलेटाइल। अरे 100 ATM प्रेशर आ गया टोटल जब मैंने इसको मैनोमीटर से काउंट किया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ए कंपोनेंट का कितना है, बी कंपोनेंट का योगदान कितना है, कितना पार्टिसिपेशन ऑफ ए कंपोनेंट, और हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ए, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, कैसे कैलकुलेट करें। ये बात हमें राउट लॉ ने समझाई। ये राउट ली ने बताया कि मैं बताता हूं तुम्हें कि कैसे काउंट करना है। तो उसने एक बात बोली, तो एक कॉमन सी बात आपसे भी पूछता हूं मैं कि जो वेपर प्रेशर है, ये तो तुम्हें बात समझ में आ रही है ना कि ये वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट दोनों के कारण है, लेकिन कितना है हमें नहीं पता।
उसके लिए उसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, एक फॉर्मूला समझाने की कोशिश की। ये देखो यहाँ भी एक एग्जांपल लिया है मैंने कि ए के कारण जो बन रही है वेपर और बी के कारण जो बन रही है वेपर, दोनों के कारण वेपर बन रही है। इसका मतलब दोनों के कारण वेपर प्रेशर लगेगा। इसका मतलब दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है वेपर प्रेशर के लिए और दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। तो राउल्ट ने क्या बात बताई? राउल्ट ये बात बोलता है, राउल्ट बोलता है कि अगर आपने कोई लिक्विड है, एक लिक्विड ए लिया और लिक्विड बी लिया है ना, तो लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा ना वो प्योर फॉर्म में होगा, लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में होगा। अभी तक हमने इसको इंटरमिक्स नहीं किया है ना। बिफोर इंटरमिक्सिंग अगर इसका वेपर प्रेशर निकालें हैं तो ए का मैंने काउंट किया मैनोमीटर से, जो उसका वेपर प्रेशर आया उसको उसने बोला पी नोट ए। क्या बोला? पी नोट ए। पी नोट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में उसकी, अभी इंटरमिक्स नहीं किया हमने, प्योर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। बी का क्या निकाला उसने? पी नॉट बी। शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। मैंने क्या किया, मैंने 40 ml तो ये ले लिया, 50 ml ये ले लिया, दोनों को 60 ml ये ले लिया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और 100 ml का सॉल्यूशन बना लिया। मैंने क्या किया, 40 ml का ये ले लिया, मैंने क्या किया 60 ml का ये ले लिया और 100 ml का एक सॉल्यूशन बना लिया 100 ml का। बच्चों आपको बता रहा हूँ मैंने 100 ml का बनाया, तो मुझे ये बताओ कि ए का मैंने कितना लिया 40 ml, तो 60 ml इसका लिया। तो बच्चों बात समझ में आ रही? तो 100 ml के कारण 100 atm आ गया वेपर प्रेशर। कितना आ गया? 100 atm वेपर प्रेशर आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, कितना परसेंट ए का पार्टिसिपेशन है और कितना परसेंट वेपर प्रेशर में बी का पार्टिसिपेशन है? कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। मैं परसेंटेज पूछ रहा हूं, परसेंटेज कि ए का कितना परसेंट है और बी का कितना परसेंट है, वेपर प्रेशर में कितना हिस्सा है। आप कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो कि सर 40% तो रिस्पॉन्सिबल है ए कंपोनेंट, ए घटक ए, और बी जो है वो 60% रिस्पॉन्सिबल है वेपर प्रेशर के लिए, क्योंकि 60% आपने 60 ml मिलाया और 40 ml ये मिलाया, तो 40% और सॉल्यूशन का 60% ये है। बच्चों बात समझ में आई आपको? इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि उसकी क्वांटिटी से आप कोरिलेट कर रहे हो कि अगर इतनी क्वांटिटी में उसको मिलाया जाए तो उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो उसका वेपर प्रेशर 60% आया, इससे कितना है 40% आया। यही बात राउल्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। राउल्ट ने वेरिएबल्स ले लिए, मैंने तुम्हें वेरिएबल ना दे करके मैंने तुम्हें फिक्स वैल्यू बता दी। अब इसको वेरिएबल्स की टर्म में समझते हैं, मैथमेटिकली इसको देखते हैं। अगर मैथमेटिकली बात करें तो राउल्ट लॉ ये बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ए घटक का वाष्प दाब, ए घटक का वाष्प दाब उसके समानुपाती होता है किसकी? उसकी मोल फ्रैक्शन के, उसकी मोल भिन्न के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। सर ये मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन का मतलब मैंने बताया हुआ बच्चों कि 100 में से इतना योगदान दिया उसने, मतलब इसने 40% इसका पार्टिसिपेशन है, तो उसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ये उसका मोल फ्रैक्शन हो गया कि इतना हिस्सा किसका है, इतना पार्टिसिपेशन किसका है, ए कंपोनेंट का। तो जितना उसका हिस्सा होगा वही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वेपर प्रेशर के लिए। जितना लिक्विड ले रहे हैं ना उतना ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं ले रहा हूँ 40%, तो 40% ही लिक्विड जो है ए कंपोनेंट का वो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर, और जो बी होगा वो 60 ले रहा हूँ तो उसका 60% हो गया। तो वही तो मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का, अनुपात का साइन हटाएं तो आपको पता है क्या आता होता है, क्या आता होता है? एक कांस्टेंट आता होता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए। बच्चों बात समझ में आई कि अगर आपको ए कंपोनेंट का प्रेशर निकालना है राउल्ट के नियम के अनुसार, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्योर फॉर्म में, प्योर का मतलब होता है 100%। जो जब हमने ए लिया था 100% लिया था, हमने कोई उसमें कुछ इंटरमिक्सिंग नहीं की थी। प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर आया था उसका 40% जो यानी उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रेशर आएगा वो ए का वेपर प्रेशर होगा, है ना। हमने तो प्रेशर निकालना है, हमें क्वांटिटी नहीं बतानी। क्वांटिटी मुझे पता है कि 40% जो है उसका पार्टिसिपेशन है। मैंने एग्जांपल में समझाया, तो 40 में यहाँ रख दूंगा। अगर उसका 100 atm उसका प्रेशर है, किसका 100,
तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ अगर आपको कैलकुलेट करना है ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट, प्योर कंपोनेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसकी मोल भिन्न के गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बच्चों बात समझ आई है? तो इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब हम ये जाने जा रहे हैं कि उसने इतना पार्टिसिपेशन, उसने पार्ट किया, भाग लिया, और वो जितना लेगा टोटल वेपर प्रेशर का, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर का इतना मोल फ्रैक्शन उसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर हम बात करें बी की, बी कंपोनेंट का कैसे निकालेंगे, बी कंपोनेंट का कैसे निकालें, प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, वाष्प दाब बी कंपोनेंट का। हमें पता है कि बी कंपोनेंट का भी समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, उसकी मोल भिन्न के, कि मतलब इतना हिस्सा उसका पार्टिसिपेट किया है, उतना हिस्सा, इतने हिस्से ने उसका योगदान किया, कितना किया है, 60% किया, तो 60% ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके प्रेशर के लिए, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, है ना। पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हमने सॉल्यूशन को इंटरमिक्स कर दिया, है ना। तो इसके लिए अगर मैं इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर फॉर्म में उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, उसके इतना हिस्सा यानी उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर आ जाएगा कि मतलब इतना मोल फ्रैक्शन है उसके, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। मतलब उसके प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर था ना, उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितनी मोल फ्रैक्शन की वो पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसे मल्टीप्लाई कर दे तो प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा, यानी बी कंपोनेंट का वाष्प दाब आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यही सॉल्यूशन में लूँ, आपको पता है कि ए के कारण जो प्योर फॉर्म में था वो पी नॉट ए था, बी के कारण क्या था, पी नॉट बी था, ये प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में। जैसे मैंने इसको इंटरमिक्स किया, इसका 40 ml ले लिया, इसका 60 ml ले लिया, तो इसका मतलब तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि सर इसका 40 ml रिस्पॉन्सिबल है, इसका 60 ml रिस्पॉन्सिबल है, तो 100 ml में से इसकी तो एक्स ए और इसका एक्स बी पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एक्स ए को टोटल जो उसका वेपर प्रेशर है उसका प्योर फॉर्म में उसे मल्टीप्लाई कर दें तो पी ए आ जाएगा, और एक्स बी का निकालें तो पी बी आ जाएगा। टोटल से अगर उसको क्या कर दें, उसका प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें उसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, तो पी ए पी बी आ जाएगा। पी ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, अगर दोनों को जोड़ दें तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हमें सिखाया गया राउल्ट ने। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर तुम्हें और समझ में आएगा। अगर डेफिनेशन देखें कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस, हमने दोनों के दोनों वोलेटाइल लिए हैं, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन ए सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस। मतलब जो आपका वेपर प्रेशर आप काउंट कर रहे हो ना, पार्शियल क्यों बोला, पार्शियल की बात समझाऊंगा कि पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, बताऊंगा इसको। लेकिन जो वेपर प्रेशर आपने कंपोनेंट के निकाले ना, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि सर इतना ml मिलाया तो इतना उसका वेपर प्रेशर होगा ना, 60 ml मिलाया तो 60 ml रिस्पॉन्सिबल है, मतलब 60%, मतलब 40%, तो वो क्या है, मोल फ्रैक्शन तो है। टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये बात समझाने की कोशिश की हमने। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ ए वॉलेटाइल कंपोनेंट अबव ए मिक्सचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ इन मिक्सचर, वो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन के डिपेंड करता है। अगर हम बात करें, डेफिनेशन नोट कर लो बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये राउल्ट लॉ को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कुछ केस पे, कुछ हम केस स्टडी कर रहे हैं, हम केस लेने जा रहे हैं। केस फर्स्ट ले रहे हैं कि अगर आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बोलते हैं विलय, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। सॉल्यूट मैंने ले लिया वोलेटाइल नेचर का, मैंने सॉल्वेंट भी क्या ले लिया, वोलेटाइल नेचर का ले लिया। अब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ राउल्ट के लॉ को, ठीक है। राउल्ट का लॉ क्या बोलता है कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। कोई भी आपको वेपर प्रेशर निकालना है, चाहे आप सॉल्यूशन का निकाल लो, चाहे आप सॉल्यूट का निकाल लो, उसका सॉल्वेंट का निकाल लो, उसकी प्योर फॉर्म में जो उसकी मोल फ्रैक्शन होती है ना, उसकी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने क्या लिया, वोलेटाइल ने वो ले लिया, और दोनों के दोनों कैसे ले लिए, वाष्पशील ले लिए, दोनों की दोनों
वाष्प बनाने की प्रवृत्ति वाले ले ली है। अब मैं आगे स्टडी करता हूँ। अब सोल्यूट ए और सोल्वेंट बी ले लिए मैंने, है ना। ए कंपोनेंट बोल दो, बी कंपोनेंट बोल दो, ए घटक बोल दो, बी घटक बोल दो, ए विलय, बी विलायक, यानी ए सोल्यूट और बी सॉल्वेंट। आपकी जो इच्छा है, जिसको जो मर्जी मान लो। आपको ए को सॉल्वेंट मानना तो ए को सॉल्वेंट मान लो, बी को मानना तो बी को मान लो, वो कोई इशू नहीं है। तो आपको ये बात पता है कि ए सोल्यूट के द्वारा जो प्रेशर लगेगा इन सोल्यूशन, उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूट। विलय ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। पीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्वेंट, यानी विलायक बी के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। पी ए और पीबी। अब पी ए को अपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलते हैं और बी को, पीबी को पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी बोलते हैं, यानी आंशिक दाब। पी ए का आंशिक दाब है और बी का आंशिक वाष्प दाब है। आंशिक वाष्प दाब टर्म क्यों यूज करते हैं? आंशिक वाष्प दाब बच्चों इसलिए यूज करते हैं, आपको पता है कि दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के कारण कुछ तो इसका होगा वेपर प्रेशर और कुछ इसका होगा वेपर प्रेशर, तो आंशिक आंशिक दोनों मिल जाएंगे तो सॉल्यूशन का टोटल आ जाएगा, कुल आ जाएगा, है ना। तो इसलिए एक आंशिक टर्म यूज करते हैं। वैसे तो जो आंशिक टर्म होती है, जो ये पार्शियल टर्म जो होती है, ये गैसेस के लिए यूज की जाती है कि इसके इसकी जो ए से जो गैस बनी उसके कारण जो वेपर बनी, उसके कारण जो वेपर प्रेशर, और बी के कारण जो गैस बनी, जो वेपर बनी, उसके कारण वेपर प्रेशर, तो उसको बोलेंगे पार्शियल 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 पार्शियल, सारे वेपर प्रेशर जोड़ देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है। पी नॉट ए का मतलब क्या है? ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट ए, बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पी नॉट बी, यानी उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इसका शुद्ध अवस्था में, ए का शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए से डिनोट करेंगे और विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को पी नॉट बी से डिनोट करेंगे। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस तरीके से आपको लिखते जाना है ना। तो ये आपने बात समझ में आ गई बच्चों। अब राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक बात और बताई थी कि मोल फ्रैक्शन को बताया था उसने, कि मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, चाहे आप ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सॉल्यूशन ले लो। अगर हम बात करें ए सोल्यूट, तो ए सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो Na होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा? Nb होगा, है ना। अगर मुझे Na का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स, और Nb का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। कि नंबर ऑफ मोल्स इसका इतना पार्टिसिपेशन है, इसका इतना पार्टिसिपेशन है, तो Na नंबर ऑफ मोल्स है और Nb नंबर ऑफ मोल्स है। मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है कि कितना हिस्सा है सोल्यूट का, कितना हिस्सा है सॉल्वेंट का। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर रखूंगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के विलय के कुल मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में विलेन के कुल मोलों की संख्या से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? कि मुझे मोल भिन्न निकालनी है, मुझे निकालना है हिस्सा कितना है ए का। तो ए का हिस्सा निकालने का सिंपल सा अपना जाटू तरीका क्या निकलता है कि इस तरह ए का हिस्सा निकालना है तो ए बी को जोड़ो और ए का अपने आप आ जाएगा, है ना। तो मैंने ए के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, बी के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, मुझे ए का निकालना है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या किया? प्लस में किया, ऊपर रख दिया मैंने जिसका निकालना है। तो मैंने ए का निकालना है तो ए अपॉन टोटल, और बी का निकालना है तो बी अपॉन टोटल। जो वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू आ जाएगी, जो ए की वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए का इतना हिस्सा है और बी का इतना हिस्सा है, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? मोल भिन्न बोलते हैं। और मोल भिन्न क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मोल भिन्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि मोल भिन्न तो हम बताएगा हमें कि इतनी क्वांटिटी में आपने विलय लिया है, इतनी क्वांटिटी में आपने विलायक लिया है। दोनों की क्वांटिटी ही डिपेंड करेगी, वेपर जो बनेगी वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी कि इसकी वेपर इतनी बन रही, इसकी वेपर इतनी बन रही है। और वेपर प्रेशर दोनों का अलग अलग आएगा। मैं दोनों के दोनों लिक्विड बच्चों अलग ले रहा हूँ। सॉल्यूट अलग लिक्विड है और सॉल्वेंट अलग लिक्विड है, लेकिन दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। तो दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा जो कि उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। बच्चों कंफ्यूज मत होना। तो अब राउल्ट लॉ को दोबारा पढ़े। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज गिवन टेम्परेचर इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब निश्चित तापमान पर उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प
दाब और उसकी मोल भिन्न का गुना होता है। अगर हम राउल्ट के नियम को इंप्लीमेंट करें, मुझे ए कंपोनेंट यानी विलय का वाष्प दाब निकालना है, तो विलय का वाष्प दाब निकालने के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार मैं राउल्ट का नियम इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि पी ए क्या है, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट, यानी आंशिक ए का आंशिक वाष्प दाब मुझे निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, विलेन के अंदर। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं पहले चेक करूंगा कि इसका प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर क्या था। प्योर फॉर्म का उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोल भिन्न से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो जो उसका वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, ए कंपोनेंट का, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब होगा। बच्चों बात समझ, ये राउल्ट लॉ ने बोली थी। राउल्ट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करें। अगर हमें ए का आंशिक वाष्प दाब निकालना हो, ए विलय का आंशिक वाष्प दाब निकालना हो, तो कैसे निकालें, उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू उसकी मोल भिन्न, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का इतना मोल भिन्न जो होगा, मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो वाष्प दाब होगा ए का। अगर बी का निकालें तो बी का कैसे आएगा बच्चों, बी का निकालें तो बी कंपोनेंट का द partial vapor pressure of B component is equal to pure form में vapor pressure of B component and its mole fraction and product of its mole fraction। अगर आप क्या करते हो, B की शुद्ध अवस्था में, विलायक का शुद्ध अवस्था में यानी सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर है उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो। सर ये मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो बच्चों, बात समझ में नहीं आई क्या आपको। ये देखो मैंने क्या किया था कि यहाँ से मैंने 40 ml लिया था, यहाँ से मैंने 60 ml लिया था, मैंने इसके अंदर इंटरमिक्स कर दिया, तो यहाँ पर 40 ml ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर 60 ml ऑफ बी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये 40-60 है क्या, मोल फ्रैक्शन तो है। तो ये 40 मैं किसका कर रहा हूँ, मान लो यहाँ के प्योर फॉर्म में जो आया पी नॉट ए आया, पी नॉट ए का 40% जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर ऑफ ए होगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, आंशिक वाष्प दाब ए कंपोनेंट का होगा। अगर मैं बात करूँ पी नॉट बी की बात करूँ तो पी नॉट बी इसके कारण आया है, तो पी नॉट बी का 60% जो आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा, यानी आंशिक वाष्प दाब बी विलायक का होगा, सॉल्वेंट का होगा। इस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। जितनी चीज मिलाई है उसके कारण ही बनेगा ना वेपर प्रेशर। मैंने मिलाया 60 ml है तो 60 ml रिस्पॉन्सिबल होगा, तो 60% 60 ml बोल दो क्योंकि 100 मैंने इसको 100 माना है, तो 60% रिस्पॉन्सिबल है ये सिर्फ। 60% किसका, टोटल का कितना आ रहा है, पी नॉट ए आ रहा है। मुझे कैलकुलेट करना है सर, मुझे कैलकुलेट करना है प्रेशर। मुझे पता है कि सर टोटल का आता है पी नॉट ए, लेकिन इसका 60% योगदान है, सिर्फ 60 ml पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 60% से, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा जल्दी बोलो, पी ए आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आई, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, बात समझ में आई क्या आपको। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो ये राउल्ट लॉ है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ वेपर प्रेशर ऑफ पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, हाउ टू कैलकुलेट। आपको क्या करना है, उसकी प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा और उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर आप ए का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे आप बी का वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी बी क्या है, पी बी नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में उसका विलायक बी का वाष्प दाब, और ये शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, और एक्स ए क्या है, उसकी ए विलय की मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। तो ये राउल्ट ने कैलकुलेट करना बताया कि आप जितनी अमाउंट में सब्सटेंस मिला रहे हैं ना, उतनी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो उसकी प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर से, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इतनी अमाउंट में मिलाया और उसकी प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर था उसका हिस्सा निकाल दो। मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने 20% मिलाया, तो 20% इसका निकाल दो तो आंसर आ जाएगा आपका। अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा बच्चों, टोटल निकालने का एक ही तरीका है, पी एस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सोल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सोल्यूट्स को मैं प्लस कर दूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ए का अपना ये आया था और बी का ये आया था, है ना। तो ये अपना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया।
तो आपको जितनी अमाउंट में आपने वैल्यू ली है, जितनी मान लो इसको मिलाया आपने 60 ml, इसको मिलाया 40 ml, तो इसका करो 60%, इसका निकालो 40%, तो इसको करो प्लस, आपके सोल्यूशन या विलेन का वास्तव निकल के आ जाएगा। यही राउल्ट लॉ है, यही बच्चों राउल्ट लॉ है। तो राउल्ट लॉ की हमने दो तो हमने पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली है ना। एक डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ the vapor pressure of each component is given temperature is the product of vapor pressure of pure component, pure form and its mole fraction। ये है राउल्ट लॉ एक्चुअल। तो आज बच्चों हमने केस फर्स्ट हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। बच्चों नोट्स बना लो प्रॉपरली, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। पहले हमने ये पढ़ी इसकी परिभाषा, फिर हमने ये पढ़ी इसकी डेफिनेशन, है ना। उसके बाद हमने फिर डायग्राम बनाए, डायग्राम से इसको हमने एक्सप्लेन किया, समझा। उसके बाद हमने केस फर्स्ट लिया, और केस फर्स्ट में दोनों के दोनों सोल्यूट वोलेटाइल लिए, सॉल्वेंट भी क्या लिया, वोलेटाइल लिया, दोनों के दोनों वाष्पशील लिया, है ना। तो हमने उस पर देखा कि ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे पहली बात तो, क्योंकि दोनों के कारण क्या बन रही है, वेपर बन रही है। दोनों के दोनों कैसे नेचर के हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं, तो दोनों के कारण वेपर बन रही है, और वेपर प्रेशर दोनों के कारण जनरेट होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ए के कारण कितना आ रहा है, बी के कारण कितना वेपर प्रेशर आ रहा है, ए कंपोनेंट के कारण वाष्प दाब कितना है और बी के कारण कितना है, हमें ये नहीं पता था। तो हमें राउल्ट ने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला हमें निकालना आ गया, है ना। तो ए का मतलब क्या है, सोल्यूट है, बी का मतलब सॉल्वेंट है। ए के कारण जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। ए का आंशिक वाष्प दाब, बी का आंशिक वाष्प दाब। ए को मैंने क्या माना है, विलय माना है, बी को मैंने क्या माना है, विलायक माना है ना। तो पी नॉट ए क्या है, प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी, पी नॉट ए। ऐसे हमने बात की। तो आगे फिर हमने क्या निकाला, उसका मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन में निकालना आता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्या करो, सॉल्यूशन के उसको नीचे रख दो, जिसका निकालना है विलय का निकालना तो ऊपर रख दो, उसको विलायक का निकालना तो उसको ऊपर रख दो। तो क्या ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। बच्चों सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये एक हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि राउल्ट लॉ को इम्प्लीमेंट किया मैथमेटिकली, कि वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूट, ए विलय का आंशिक वाष्प दाब निकालने के लिए उसकी शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसकी मोल भिन्न से गुना करने पर इसका क्या आ जाता है, अपना पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आ जाता है। अगर आपको बी का निकालना है तो बी का निकालने का तरीका क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, आप क्या करो, प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो उसकी मोल फ्रैक्शन से, तो क्या हो जाएगा, उसका आंशिक वाष्प दाब आ जाएगा बी का, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा, जो कि सॉल्वेंट है। ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। बच्चों ये आपका आज जो है ना 1.5 नंबर का काम हो गया। अगर मान लो राउल्ट लॉ आता है 1.5 मार्क्स का, तो आपको इतना काम करना है, 1.5 मार्क्स का काम हो गया आज। नहीं तो राउल्ट लॉ में से क्वेश्चन पक्का आना है, चाहे वो आए 1.5 मार्क्स का आए, चाहे वो 3 मार्क्स का आए, चाहे वो 5 मार्क्स का आए। ज़्यादातर 5 मार्क्स का आता होता है। तो 5 मार्क्स के लिए अपने और काम करेंगे। आज हमने केस फर्स्ट पढ़ा, कल हम केस सेकंड पढ़ेंगे। केस सेकंड में हम पूरा इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बच्चों ये अभी इसका ये जो फॉर्मूला है ये राउल्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। अभी इसका फाइनलाइज फॉर्मूला आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए, हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। वो कैलकुलेट करने के लिए फाइनलाइज फॉर्मूला जो होगा, वो डेरिवेटिव जो फॉर्मूला होगा वो अपने पढ़ेंगे कल, और केस सेकंड भी अपने पढ़ेंगे कल। तो यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? बात जल्दी बोलो फटाफट कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? बच्चों एक बात और, कई बार क्या होता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है क्लास में, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ और कोशिश करूँगा कि क्लास अपनी डेली चले। ओके बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर।